अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंटरफेरेंस थ्रू थिन फिल्म यहाँ तक काम मुकम्मल किया था ऑप्टिक्स के अंदर। और सामने आपको इक्वेशन नज़र आ रही है 41.20। ब्राइट बैंड के लिए हमने काम किया था ये वाला 2d प्लस हाफ लैम्डा इज इक्वल टू m लैम्डा। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कीजिए, ये यूँ लिखी जा सकती है m लैम्डा माइनस 1/2 लैम्डा m माइनस 1/2 लैम्डा 2d इज इक्वल टू। ठीक है जी। अब इस इक्वेशन को हमने यूज़ करना है न्यूटन रिंग के अंदर। न्यूटन्स रिंग एक और एप्लीकेशन है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की, जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। आज मैंने आप लोगों के साथ एक डॉक्यूमेंट शेयर किया है, तो उसमें न्यूटन रिंग्स का जो इनिशियल पोर्शन है वो मौजूद है, वो आपने वहाँ से पिक करना है। बाकी मैथमेटिकल पोर्शन आप यहाँ से करेंगे। ये है जी आपका यहाँ से न्यूमेरिकल की टाइप की शक्ल में एग्जाम्पल प्रॉब्लम है 41.5। क्वेश्चन ये आता है कि न्यूटन रिंग है क्या। इंटरफेरेंस में जब इनका जो पैटर्न आता है सर्कुलर पैटर्न, तो किसी एक पर्टिकुलर बैंड के लिए रेडियस कैलकुलेट करना है। जब भी इंटरफेरेंस होती है न्यूटन रिंग्स में, तो असल में ये वेरिएबल थिकनेस की एयर फिल्म में से जब लाइट गुजरकर वापस आती है और इंटरफियर करती हैं ये लाइट रेज, तो अल्टरनेटिवली ब्राइट और डार्क सर्कल्स बनते हैं। इसके लिए सामने डायग्राम बनी हुई है, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्केच करता हूँ आपको समझाने के लिए। ये आपके पास एक प्लेन स्लैब है, उसके ऊपर एक रखा हुआ है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तो आप देख सकते हो ये वेरिएबल थिकनेस की बन गई एयर फिल्म। यहाँ पे इनकी थिकनेस 0 होती है, थिकनेस सेंटर में 0। अब यहाँ पर जब आप लाइट फॉल करवाते हो, तो ये लाइट रेस इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में से गुजरने के बाद जब ये स्लैब से रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, तो वापसी पर जब ये इस कर्व पोर्शन तक पहुंचते हैं यहाँ पर, तो एक हिस्सा इसका यहाँ अंदर की तरफ रिफ्रैक्ट होता है, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट होता है। अब ये दोनों रेस एक ही सोर्स का हिस्सा है, कोहेरेंट है, इंटरफेयर करेंगी, और यहाँ इंटरफेरेंस पैटर्न में हमें सर्कल्स मिलेंगे। दरमियानी स्पॉट ब्लैक, फिर ब्राइट सर्कल, फिर ब्लैक, फिर ब्राइट एंड सो ऑन। सेंटर में ब्लैक स्पॉट इसलिए बनता है कि यहाँ पर जो लाइट रे आती है, जो वो रिफ्लेक्ट बैक होती है, चूँकि यहाँ एयर फिल्म की थिकनेस 0 है, तो 180 डिग्री का फेस चेंज होता है, जिसके नतीजे में λ/2 का पाथ डिफरेंस पैदा होता है, जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है। तो सेंटर स्पॉट ब्लैक हो जाएगा। ऑन द अदर साइड, अगर आप इस इंटरफेरेंस पैटर्न को
ये नीचे से स्टडी करें, ट्रांसमिटेड साइड से, ये है जी रिफ्लेक्टेड साइड, और नीचे वाली कहलाएगी ट्रांसमिटेड साइड। तो सेंटर स्पॉट ब्राइट होगा, फिर डार्क सर्कल, फिर ब्राइट डार्क एंड सो ऑन। वजह जो लाइट इसमें से गुजर के बाहर आ रही है, ये जब यहाँ से बाहर आएगी तो ऊपर तो पाथ डिफरेंस 180 डिग्री था डेंसर मीडियम से बाहर निकलते हुए, ये पाथ डिफरेंस में एक और 180 डिग्री आएगा, 360, यानी कि पाथ डिफरेंस 0 हो गया। तो 0 पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन, सो ब्राइट बैंड या सर्कल बनेगा सेंटर स्पॉट पर। ये तो इसकी डिस्क्रिप्शन हो गई। अब हम आते हैं कैलकुलेशन की तरफ। डायग्राम को ज़रा गौर से देखिए। इस डायग्राम में हमने इसको राइट एंगल ट्रायंगल की शक्ल में बनाया है। ये आपके पास जो डॉटेड में नज़र आ रहा है सेंट्रल लाइन, ये वो सेंटर रे आ गई। अगर आप यहाँ से किसी एक मखसूस पॉइंट से ये लाइन खींच देते हैं और यहाँ जो भी बैंड बना हुआ है उससे सेंटर स्पॉट का डिस्टेंस स्मॉल आर आ गया, ये वाला जिसे सर्कल किया, और ये कैपिटल आर, यहाँ पॉइंट पी का फर्ज कर लें डिस्टेंस है। ये जो आपको थिकनेस नज़र आ रही है, ये वाली जिसको मैं बोल्ड कर रहा हूँ यहाँ पे, ये थिकनेस है एयर फिल्म की इस पॉइंट पर, स्मॉल डी। अब एक बार याद रखिएगा, ये इस तरह से कर्व में आपका कन्वेक्स लेंस है, यहाँ पर आपके पास रे आ रही है ये सेंटर में। अब ये पूरा डिस्टेंस कैपिटल आर है, तो ये जो डिस्टेंस है ये भी कैपिटल आर है यहाँ तक। जबकि अगर हम इसको लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ करें, यहाँ स्ट्रेट ड्रॉ करें, तो ऊपर से लेके पी से लेकर ओ तक कैपिटल आर है ये, ओ एन इसमें स्मॉल डी है, ये बात याद रखिएगा। अब ऊपर जो इक्वेशन मैंने आपको बताई थी वहां से हम कैलकुलेशन शुरू करेंगे। 2d m-1/2 लैम्डा से, और d क्या है इसमें अभी मैं आपको बताकर आया हूं, ये आपके पास r माइनस वो जो बाकी डिस्टेंस है उसका डिफरेंस। अब राइट एंगल ट्रायंगल के मुताबिक डायग्राम मैं दोबारा बनाता हूं। यहां पर ये आपके पास आ रहा है इस तरह से, यहां तक आपने यहां से लेकर एन से लेकर पी तक ये डिस्टेंस मालूम करना है, और ये ओ से पी है। ओ पी में से मैं अगर एन पी माइनस करता हूं तो डी बनता है, ठीक है। ओ पी तो कैपिटल आर है। अब राइट एंगल ट्रायंगल के मुताबिक तो बाकी डिस्टेंस बनेगा कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर अंडर रूट, पैथागोरस थ्योरम, वो हम यहाँ लगा देंगे तो आपका ये स्मॉल डी के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ मैं बायनॉमियल अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं अंदर जो अंडर रूट के अंदर जो है आर स्क्वायर कॉमन लूँगा, आर स्क्वायर अंडर रूट कॉमन आ गया, बाकी बचा 1 माइनस स्मॉल आर ओवर कैपिटल आर का होल स्क्वायर। बायनॉमियल अप्लाई करेंगे, आर माइनस आर 1 माइनस स्मॉल आर ओवर कैपिटल आर, इनको स्क्वायर कर दें,
1/2। बायनोमियल के मुताबिक ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर। मतलब बायनोमियल में आपने सिर्फ 1 प्लस एक्स पावर n लिखा हो ना, तो 1 प्लस एन एक्स करना होता है, जस्ट इतना काम करना होता है। अच्छा जी, आर को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस आर बाय 2 स्मॉल आर स्क्वायर ओवर कैपिटल आर स्क्वायर। ये दो कट गए और ये कैपिटल आर स्क्वायर से कटेगा, बाकी आगे भाई ये बच गया, ये लिखा हुआ है ऊपर। यहाँ से स्मॉल आर को के लिए अरेंज कर लें इसको, ये रेडियस का आंसर आ गया। इंटरफेरेंस पैटर्न में किसी पर्टिकुलर बैंड का रेडियस। तो यहाँ तक ये टॉपिक ख़त्म हो गया। न्यूटन रिंग का इम्पोर्टेंट टॉपिक है और स्मॉल आर कैलकुलेट करना बड़ी दफ़ा आया है। अगली चीज़ हमारे पास है डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन असल में बेंडिंग को कहते हैं, बेंडिंग को कहते हैं। लाइट जब किसी ऑब्स्टिकल के शार्प एज के साथ कोलाइड करती है, टकराती है, तो बेंड कर जाती है टूवर्ड्स द एज। इसको बोलते हैं डायफ्रैक्शन। बड़ी सिंपल सी इसकी डेमोन्स्ट्रेशन आती है। आप लोगों ने देखा होगा आपके घरों में आमतौर पे कमरों में रोशनदान बना होता है और उस रोशनदान के बाहर अगर लाइट सोर्स मौजूद है और उस रोशनदान में से लाइट अंदर कमरे में पड़ रही है ऑपोजिट वॉल पर, तो वहाँ जो आपका ये ओपनिंग होती है या रोशनदान होता है, इसका जो इमेज बनना है वो इसके एक्चुअल साइज से ज़्यादा बड़ा बनेगा, क्योंकि लाइट अंदर जो एंटर होती है तो बेंड होती है। जैसी बेंड होती है जिसके नतीजे में जो इमेज बन रहा होता है वो एक्चुअल से ज़्यादा बड़ा बन रहा होता है। तो बेंडिंग को हम बोलते हैं डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन कास्ट करता है शैडो, ज्योमेट्रिकल शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसको स्टडी किया जाता है, बल्कि इसकी मदद से स्टडी किया जाता है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द एटॉमिक लेटस क्रिस्टोग्राफी में वो जो आपके 7 क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स हैं, 14 जिनकी टाइप्स हैं, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में पढ़ के आए हो, फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स में पढ़ के आए हो सेकेंड ईयर में, तो वो सारे की सारी स्टडी इसी एक्सरेज के ज़रिए की गई है, इसी डायफ्रैक्शन, एक्सरे डायफ्रैक्शन के ज़रिए। अब आपके पास जो डायफ्रैक्शन की टाइप्स होती हैं उसकी तरफ हमने मूव ऑन करना है, लेकिन उससे पहले डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस पैटर्न का फ़र्क आपको पता होना चाहिए। इंटरफेरेंस पैटर्न हम पीछे देख कर आए थे, बड़ा यूनिफॉर्म थिकनेस के बैंड्स बनते हैं, बड़े शार्प एज होते हैं उनके, डार्क बैंड हो या ब्राइट बैंड हो थिकनेस बराबर होती है। ऑन द अदर साइड डायफ्रैक्शन का जो पैटर्न है ना, ये आपको डायग्राम में नज़र आ भी रहा है। दरमियानी सेंटर स्पॉट, ब्राइट स्पॉट सबसे ज़्यादा थिकनेस का है, और जो हम राइट या लेफ़्ट जाते हैं तो ब्राइट की थिकनेस कम हो रही है। और ये जो बॉक्स नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये असल में डार्क बैंड्स को शो कर रहा है, ये वाले, और डार्क बैंड की थिकनेस बढ़ती जा रही है, यानी अनइवन थिकनेस है।
और जो एजिस हैं वो भी शार्प नहीं होते। जैसा ये रेज़र की डायग्राम बनी हुई है। आपने इसकी डिटेल बहुत ज़्यादा नहीं करनी, अलबत्ता इसके अंदर ये वाली डायग्राम ज़रूर इंक्लूड करनी है। ये बेंडिंग वाली लाइट रेज आ रही हैं। अच्छा, इसमें बेंडिंग अपवर्ड दिखाई गई है, सिर्फ ये अपवर्ड भी बेंड करती हैं और डाउनवर्ड भी करती हैं। तो हम स्टडी करते हुए एक तरफ की बेंडिंग को लेट कर लेते हैं। फिर इसके अंदर डायफ्रैक्शन की टाइप्स हैं कि अगर बहुत कम सेपरेशन है स्लिट की, यानी कि बहुत करीब करीब, तो इसके नतीजे में जो डायफ्रैक्शन होती है ये ज़रा वाज़ेह होती है, शार्प होती है। और अगर सेपरेशन बहुत ज़्यादा है स्लिट्स के दरमियान, तो उससे जो डायफ्रैक्शन बनती है फिजी ब्लड बनती है। इसे कहते हैं फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन। अगर इंटरमीडिएट सेपरेशन आती है तो उससे आती है फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन। तो डायफ्रैक्शन की ये टाइप्स आपको आनी चाहिए। यहाँ तक फिर एक क्वेश्चन बनता है आपका, डायफ्रैक्शन की डेफिनेशन और ये टाइप्स, और ये सवाल पेपर में आया हुआ है, लेकिन इतना लंबा आपने नहीं लिखना। ये जो डायग्राम्स बनी है इनके ऊपर नीचे जो लिखा है वो तो आप लिख लेंगे, लेकिन जो पिछले सफ़े पे ये इतनी सारी एक्सप्लेनेशन है, इसको महदूद करके सिर्फ इस बात तक आपने रहना है कि इस डायफ्रैक्शन के नतीजे में ज्योमेट्रिकल शेडो कास्ट हो रहा है, जिससे ऑब्जेक्ट्स की शेप्स को स्टडी करना आसान हो गया। यह असल पूरा इस पूरे पैराग्राफ का लुबे लुबाब यही है इसके अंदर। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है हमारे पास डायफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट। ये वही टॉपिक उसी तरतीब से आ रहे हैं जो चैप्टर 9 जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है जिस तरह। अच्छा, अब ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है, इसमें ये स्लिट सेपरेशन है, ये वाली लाइट रेज इंसिडेंट की गई हैं, डायफ्रैक्ट होंगी, फिर इनको एक लेंस में से गुजारा गया ताकि इनकी इंटरफेरेंस के नतीजे में सेंटर स्पॉट ज़रा ब्राइट बने। जब हम इसको ज्योमेट्रिकली स्टडी करेंगे तो आप देख सकते हैं आपने 1 2 3 4 रेस इसमें इंक्लूड की हुई हैं, और उसमें ये ऊपर भी जा सकती है डायग्राम, नीचे भी आ सकती है। लेकिन अगर आप यहाँ डायग्राम में ये वाला परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, दिस वन, तो ये जो आपको बाकी हिस्सा नज़र आ रहा है जिसको मैं रेड कलर कर रहा हूँ, ये पाथ डिफरेंस है अपर रे 1 और लोअर रे 4 के दरमियान। और इसका जो आंसर आता है, अगर ये सेपरेशन ए है तो ये बनता है ए साइन थीटा। अब हमें मालूम है पाथ डिफरेंस की कंडीशन आमतौर पे यही होता है ए साइन थीटा टोटल पाथ डिफरेंस है। अगर मैं इस स्लिट को आधा कंसिडर कर लूँ, ये हाफ तक यहाँ तक, तो ये जो पाथ डिफरेंस है आपके पास, इसी के मुताबिक इसको हम ए साइन थीटा ही लेंगे। अब अगर आपने डायफ्रैक्शन लेनी है हाफ वेव के लिए, फॉर्मूला आएगा डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा। यहाँ पर यूज़ हो रहा है ए साइन थीटा, आगे एम लेमडा ही होगा। ये हमारे पास डायफ्रैक्शन थ्रू नैरो स्लिट का फॉर्मूला है।
अगर आप आधी स्लिट ले लेते हैं, हाफ स्लिट, तो ये a/2 हो जाएगा साइन थीटा। अब आपको पता है डायफ्रैक्शन प्रोमिनेंट तब होती है जब ऑब्स्टिकल का साइज कंपेरेबल होगा टू द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन या लाइट। तो इसका मतलब यहाँ पर जो सेपरेशन है ए से, जिसको शो किया गया है स्लिट सेपरेशन, ये इक्विवेलेंट टू लैम्डा है। जब मैं इसको यहाँ हाफ करूँगा तो ये भी λ/2 हो जाएगा। कट कटा के फॉर्मूला फिर वही आ गया। तो डायफ्रैक्शन थ्रू नैरो स्लिट का फॉर्मूला ये वाला d sin थीटा m लैम्डा आप जहन में रखेंगे, और नोट्स में भी आप जहाँ a है वहाँ स्मॉल d शो कर सकते हैं। ये है आपकी डायफ्रैक्शन थ्रू नैरो स्लिट। अच्छा, इसमें अगर आप मज़ीद हाफ कर देते हैं, ये तो λ/2 रहता है, ये a/4 हो जाता है, और अगला आंसर भी वही a sin थीटा इज इक्वल टू 2 एम्पलीट्यूड। अब m की वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल है, ये m इंटीग्रल इंटीजर है 1 2 3 4 प्लस माइनस में, ठीक है। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, अगला क्वेश्चन। ग्रेटिंग असल में डायफ्रैक्शन को स्टडी करने के लिए एक टूल है हमारे पास, टूल है या डिवाइस है। बनाया इस तरह जाता है कि शीशा या गिलास की स्लैब होती है कम थिकनेस की, उसके ऊपर लाइंस रूल्ड कर दी जाती हैं। रूल्ड लाइन यानी कि वो जो डायमंड पिन से लाइन खींची जाती है, बिहेव करती है ओपेक ऑब्जेक्ट की तरह, जबकि दो रूल्ड लाइंस के दरमियान जो विंडो होती है, छोटी सी विंडो होती है, वो ट्रांसपेरेंट मीडियम की तरह काम करता है। तो लाइट जब उस विंडो से गुजरती है तो बेंड करती है, इसे कहेंगे डायफ्रैक्शन थ्रू ग्रेटिंग। जहाँ तक इसके रिलेशन का ताल्लुक है, तो d sin थीटा m लैम्डा होता है, d1/n होता है, असल फार्मूला L/n है। अगर पर सेंटीमीटर या पर मिलीमीटर लेंथ है तो L नहीं लिखेंगे, 1/n ही लिखेंगे। अब आप यहाँ देखें, ये कंडीशन आपने डिस्कस करनी है, भाई ये सवाल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ तक, बाकी बाद में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।